नमस्कार बच्चों। आज की इस कक्षा में हम जगदीश चंद्र माथुर जी की एकांकी रीढ़ की हड्डी का सार पढ़ेंगे। तो बच्चों देखते हैं। सबसे पहले एकांकी के पात्र। बच्चों जो एकांकी होती है वो एक तरह से छोटा नाटक ही होता है, यानी एक अंक का नाटक, इसीलिए इसको एकांकी कहते हैं। और जैसा कि आपको पता है, नाटक रंगमंच पर खेला जाता है, यानी प्ले किया जाता है, और उसमें पात्र होते हैं। तो इस एकांकी के जो मुख्य पात्र हैं वो सबसे पहले उमा एकांकी का केंद्र बिंदु है, बीए पास है, यानी उच्च शिक्षित है। आज के टाइम में भले ही बीए पास को ज़्यादा पढ़ा लिखा न माना जाए, लेकिन जिस समय यह एकांकी लिखी गई थी उस समय लड़की का बीए पास होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी। तो उमा के पिताजी ने उसे बीए पास करवाया था। किस लिए? क्योंकि वो नारी शिक्षा के समर्थक थे, वो लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में थे। उस समय के बाकी जो अभिभावक थे, माता पिता थे, वो अपनी लड़कियों को ज़्यादा नहीं पढ़ाते थे, लेकिन इन्होंने अपनी उमा को पढ़ाया था। तो उमा एकांकी का केंद्र बिंदु है, बीए पास है, चरित्रवान लड़की है, साहसी है, आकर्षक चेहरा है, आँखों पर चश्मा है। आँखों पर चश्मे का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि जो लड़के वाले उसे देखने आएंगे वो उनकी आँखों पर चश्मा देखकर सवाल करेंगे कि आँखों पर चश्मा, कहीं लड़की पढ़ी लिखी तो नहीं है? क्योंकि उनको लड़की कैसी चाहिए थी? कम पढ़ी लिखी। इसलिए हमने यहाँ पर उमा के बारे में बताते समय आँखों पर चश्मा का भी वर्णन किया है। गृह कार्य में भी निपुण हैं, सिलाई भी आती है उमा को, गाना भी आता है, हारमोनियम बजाना भी आता है, यानी सर्वगुण संपन्न है इस एकांकी की पात्र उमा। फिर है राम स्वरूप। पुरुष पात्रों की अगर हम बात करें तो राम स्वरूप प्रमुख पात्र हैं। उमा के पिताजी हैं, खुले विचारों वाले हैं, लड़कियों की शिक्षा के समर्थक हैं। उन्होंने अपनी लड़की को आत्मनिर्भर बनाया है, सच बोलना सिखाया है, ऊंची शिक्षा दिलवाई है। लेकिन एकांकी के अंत में या एकांकी के मध्य में या जिस विषय पर एकांकी लिखी गई है उसमें वो एक मजबूर पिता के रूप में भी पाठकों के सामने आते हैं। क्योंकि जब उमा के विवाह की बात आती है तो वही पिता अपनी बेटी की शिक्षा की बात छिपाने को मजबूर हो जाते हैं। फिर है प्रेमा, उमा की माताजी। इनका वर्णन है पाठ में। कुशल गृहिणी के रूप में ये उभर कर आई हैं और कहीं ना समझदार महिला हैं। इनको शायद पता था कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने लिखाने से उनके विवाह में समस्या आ सकती है, इसलिए उनके 2-3 संवादों से पता चलता है कि वो उमा को ज़्यादा पढ़ाने के पक्ष में नहीं थी, लेकिन फिर भी उमा को पढ़ाया गया था। शंकर वह लड़का है जिससे उमा का विवाह तय हुआ है, जो उमा को देखने, तय हुआ नहीं है, तय होने वाला है, यानी उमा को देखने आने वाला लड़का। चरित्रहीन है, आवारा है, किसी भी तरीके से वो उमा के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन फिर भी किस प्रकार उमा के पिता शंकर और गोपाल प्रसाद को अपने घर अपनी उमा को दिखाने के लिए बुलाते हैं, ये उनकी मजबूरी को ही दर्शाता है। गोपाल प्रसाद शंकर के पिताजी हैं और रतन है वो घर का नौकर है, राम स्वरूप जी के घर का नौकर है। तो ये उनके पात्र थे। अब इनके पात्रों में हम विशेष रूप से जानेंगे। देखो बच्चों, आप पूरे पाठ को पढ़ेंगे तो आपको पात्रों के बारे में पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको एक एक पात्र के बारे में बताऊँगी तो आपको पूरे पाठ का पता चल जाएगा। छोटी छोटी बातें रह जाएंगी, वो आपने पाठ पढ़ भी लिया होगा और आप खुद भी पढ़ेंगे या अगली वीडियो में आपको और समझा दिया जाएगा। तो सबसे पहले राम स्वरूप इस एकांकी के प्रमुख पुरुष पात्र हैं। वे आधुनिक विचारों को महत्व देने वाले तथा उच्च शिक्षा के समर्थक हैं। वे अपनी बेटी उमा को बीए तक पढ़ाते हैं, लेकिन उसके विवाह के समय उसकी पढ़ाई की बात को छुपाते हैं और विवाह को लेकर चिंतित रहते हैं।
वे गोपाल प्रसाद के पुत्र शंकर से उसकी शादी तय करते हैं और गोपाल प्रसाद के साथ बात करते हुए बात बात पर अपने ज़माने को याद करते हैं। इस एकांकी में वे एक मजबूर पिता के रूप में भी पाठकों के सामने आते हैं। अब हम बात करते हैं उमा की, जो इस एकांकी की केंद्र बिंदु है, इस एकांकी की मुख्य पात्र है। वह बीए पास है। बच्चों ये गलत प्रिंट हो गया, ये बीए है, वह बीए पास, सुशिक्षित, संस्कारी और चरित्रवान, साहसी, अपनी बात को दृढ़तापूर्वक कहने वाली निर्भीक लड़की है। उसे अपने पिता के मान सम्मान का ख्याल तो है ही, उसके साथ साथ समाज में नारियों की सम्मानजनक स्थिति के लिए भी चिंतित नजर आती है। क्योंकि मैंने बताया आपको पहले भी कि जिस समय ये एकांकी लिखी गई थी उस समय नारियों को समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं था, उसे सिर्फ घर के चूल्हे चौके तक ही सीमित रखा जाता था। पढ़ाई के नाम पर उसे पहली दूसरी तक ही पढ़ाया जाता था, जैसा कि प्रेमा ने बताया। एकांकी में उसकी उपस्थिति अंत में दिखाई देती है, लेकिन फिर भी वह एकांकी की मुख्य पात्र है, क्योंकि वह समाज के लड़कियों के लिए एक आदर्श है। उसका चरित्र सबके लिए अनुकरणीय है। इस दृष्टि से वह इस एकांकी की मुख्य पात्र है। एकांकी की सारी कथावस्तु का केंद्र बिंदु है। एकांकी के शुरू में जब रामस्वरूप और उनका नौकर रतन और प्रेमा कमरे की साज सज्जा में लगे हुए हैं, तो साज सज्जा किसके लिए हो रही है? उमा के लिए, क्योंकि उमा को लड़के वाले देखने आने वाले हैं। और जब गोपाल प्रसाद और रामस्वरूप और शंकर तीनों बैठकर बातें करते हैं, तो भी उनकी बातों की चर्चा का केंद्र बिंदु कौन रहती है? उमा, क्योंकि वो लोग किस लिए आए हैं? उमा के साथ रिश्ता तय करने के लिए। तो इस प्रकार से उमा पूरी कथावस्तु का केंद्र बिंदु है। एकांकी के आरंभ से लेकर अंत तक वह सभी की बातचीत का केंद्र बिंदु रहती है। अब हम बात करते हैं गोपाल प्रसाद। गोपाल प्रसाद शंकर के पिता हैं, पेशे से वकील हैं, बेटे को डॉक्टरी की पढ़ाई करवा रहे हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में दोहरी राय रखते हैं। दोहरी राय कैसे? लड़कों को तो उच्च शिक्षा दिलवाइए और लड़कियों को थोड़ा सा ही पढ़ाइए। स्वयं तो सभा सोसाइटियों में जाते हैं, लेकिन बहू कैसी चाहते हैं? कम पढ़ी लिखी। ये बच्चों बहू है, बहू कैसी चाहते हैं? पढ़ी लिखी, कम पढ़ी लिखी। वे लड़कियों के लिए कम शिक्षा के पक्षधर हैं। शादी जैसे मामले को भी बिजनेस मानते हैं। दहेज के लालच में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करने की इच्छा रखते हैं, ताकि वह ज़्यादा दहेज लेकर आए और उनके इशारों पर चले। पाठकों पर वो अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाते हैं। शंकर एक चरित्रहीन आवारा लड़का है जो उमा को देखने के लिए आता है। वह लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, जिस कारण वह पढ़ाई में भी कमज़ोर है और उसकी कंपार्टमेंट भी आती है, जिसे उमा से और उसके पिताजी से बीमारी का बहाना बनाकर छुपाया जाता है। इसके अलावा वह झुककर बैठता है। उसका झुककर बैठने के आधार पर ही एकांकी का नाम रीढ़ की हड्डी रखा गया, क्योंकि उसके विचारों में न उसके विचारों में दृढ़ता है और न ही वह शारीरिक रूप से मजबूत है। यहाँ पर बच्चों आएगा क्योंकि न, क्योंकि यहाँ पर आएगा न तो उसके विचारों में दृढ़ता है और न ही वह शारीरिक रूप से मजबूत है। वह पाठकों के लिए किसी भी दृष्टि से आदर्श नहीं है। उसके चरित्र का कुछ भी अनुकरणीय नहीं है। समाज को शंकर जैसे लड़कों की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे लड़के समाज के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब हमें शंकर के चरित्र का कैसे पता चला? उमा से, क्योंकि उमा बीए तक पढ़ी थी, वो हॉस्टल में रहती थी। शंकर आवारा लड़का था, लड़कियों के हॉस्टल के चक्कर लगाता था। जब वो उमा गाना गाती है, आप पाठ में पढ़ेंगे, तो गाते गाते वो अचानक चुप हो जाती है। शायद उसने शंकर को पहचान लिया होगा कि ये लड़का तो वही है जो हमारे हॉस्टल में चक्कर लगाता था और ये पकड़ा गया था, और बड़ी मुश्किल से ये नौकरानी के काम करने वाली जो नौकरानी होती है ना हॉस्टल में, उसके पैरों पड़कर ये भागा था कि उसकी बात किसी को ना बताई जाए। इसलिए हमें पता चला
कि शंकर एक चरित्रहीन और आवारा लड़का है। प्रेमा उमा की माँ है। इस एकांकी में उसकी परंपरागत छवि पाठकों के सामने आई है, जैसी लड़कियों की माएँ होती हैं। वह भी कहीं ना कहीं उमा की पढ़ाई के खिलाफ नजर आती है। क्यों वह इसलिए नज़र नहीं आती कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, वह लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ इसलिए नज़र आती है क्योंकि उसे समाज की स्थिति का पता है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की की शादी करने में मुश्किल आएगी, इसलिए वह मजबूर होकर उमा की पढ़ाई के खिलाफ है। क्योंकि जब उसे समाज के लोगों की राय का पता चलता है कि लड़के वालों को दहेज के लालच में कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, तो वह उमा के पिता के सामने इस बात की चर्चा भी करती है। लेकिन उमा के पिता उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। एकांकी के माध्यम से हमें यह भी पता चलता है कि उमा की माँ प्रेमा बेशक कम पढ़ी लिखी है, लेकिन वह अपने समय में एक जागरूक महिला रही है, गृह कार्य में निपुण है। प्रेमा की बातों से ही पता चलता है कि उस समय लड़कियों को कम पढ़ाया लिखाया जाता था। उस समय की चर्चित पत्रिका स्त्री सुबोधनी के बारे में भी हमें प्रेमा से ही पता चलता है। और एक बात और बताए, प्रेमा और रामस्वरूप दोनों ही हंसमुख और मजाकिया किस्म के पात्र हैं। रतन रामस्वरूप के घर में नौकर है। उसकी इस एकांकी में कोई मुख्य भूमिका नहीं है, लेकिन वह एकांकी कथा को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रामस्वरूप रतन से बात करते हैं तो उनके ज़माने की बातों का पता चलता है और रामस्वरूप के व्यक्तित्व का पता भी चलता है जब वो रतन से बात करता है। और एकांकी के अंत में जब लड़के वालों को उमा भगा देती है और खुद अपने कमरे में जाके रोती है, तो रतन का एक संवाद ही इस एकांकी पर पर्दा गिराता है, बाबूजी मक्खन। क्योंकि शुरू में उसको मक्खन लेने भेजते हैं और बीच में ये सारी बातें चलती हैं। अंत में उमा गुस्सा होती है और शंकर और गोपाल प्रसाद को वहाँ से भगा देती है अपने पिता के मान सम्मान के लिए। और फिर कहाँ पर उसका पर्दा कैसे गिराया जाए, अचानक रतन आता है और मक्खन की बात करता है और तभी एकांकी का पर्दा गिर जाता है। तो ये बच्चों आपका पूरी पाठ थी। अब एकांकी के उद्देश्य पर हम चर्चा करते हैं कि इस एकांकी का उद्देश्य क्या है, जिसको हम मूल भाव भी कह सकते हैं। समाज में लड़कियों को कम सम्मान मिलने की समस्या को उजागर करना, विवाह में आने वाली समस्याओं को समाज के सामने लाना, समाज के उन लोगों को बेनकाब करना जो शिक्षा के प्रति दोहरी मानसिकता रखते हैं। ये दोहरी शब्द है बच्चों, दोहरी। लड़कियों को आत्मनिर्भर, दृढ़ निश्चयी व साहसी बनने की प्रेरणा देना। तत्कालीन समाज के दोहरी मानसिकता रखते हैं। लड़कियों को आत्मनिर्भर, दृढ़ निश्चयी व साहसी बनने की प्रेरणा देना। तत्कालीन समाज के कुछ लोगों की लड़के लड़की में भेदभाव की भावना को उजागर करना और समाज में लड़के लड़कियों के बीच समानता का भाव स्थापित करना। नारी शिक्षा के लिए समाज को प्रेरित करना, ये इस एकांकी के उद्देश्य है। क्योंकि कविताएं हैं या नाटक है या कहानी है, वैसे ही लिखी जाती है जैसा उस समय समाज में हो रहा होता है, और वैसे लोग समाज में वास्तव में भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि एकांकी में इनका चर्चा की गई है, उस समय समाज में ऐसे लोग वास्तव में थे। कैसे? गोपाल प्रसाद जैसे और शंकर जैसे। अब हम बात करते हैं शीर्षक की सार्थकता। जिस प्रकार मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन अत्यंत महत्वपूर्ण अंग होता है, उसी प्रकार मनुष्य के अच्छे व्यक्तित्व के लिए चरित्रवान होना भी बहुत जरूरी होता है। उसके व्यक्तित्व में विचारों की दृढ़ता उतनी ही जरूरी है जितनी शरीर में रीढ़ की हड्डी की। प्रस्तुत एकांकी में रीढ़ की हड्डी अपने आप में प्रतीकात्मक अर्थ लिए हुए है। साथ में यह बात भी है कि समाज में नारी का रीढ़ की हड्डी जैसा महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसमें दिखाया गया है ना, नारियों को पढ़ाने से मना है। तो ये समाज वाले लोग भूल कर रहे हैं। जिस प्रकार शरीर में रीढ़ की हड्डी, वैसे ही समाज में नारी का सम्मानजनक स्थान। समाज में नारी को उचित स्थान न मिल पाना समाज को कमजोर करता है। नारी की उन्नति तथा समाज में उसे उचित स्थान दिए बिना समाज मजबूत नहीं हो सकता। उमा को जो लड़का देखने आता है उसकी कमर झुकी होती है और उसके विचारों में भी दृढ़ता नहीं है। एकांकी के अंत में उमा शंकर की रीढ़ की हड्डी न होने की बात पर प्रश्न उठाकर यही कहना चाहती हैं कि शंकर एक चरित्रहीन लड़का है। ना तो उसकी शारीरिक संरचना ठीक है और ना उसके विचारों व चरित्र में दृढ़ता है। इस प्रकार प्रस्तुत एकांकी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी पूर्णतया सार्थक है। तो बच्चों, ये आपका पूरा पाठ हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। और अगर इस पाठ से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है, कोई समस्या है, तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आपके प्रश्नों का सही उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।